बहुत मजा आने वाला है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं। तो फटाफट से जितने भी लोग हैं जिन्हें आप जानते हो 12th क्लास में हैं, जो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक बार उनको इनवाइट कर ले, फटाफट से लिंक शेयर कर दे इस वीडियो का, ताकि वो भी इस पढ़ाई का आनंद उठा सके। ठीक, तो पहली जो चीज मैं बताने वाला हूं वो है इंट्रोडक्शन टू क्लास 12 कि भैया अपने को 12वीं क्लास में पढ़ना क्या है। 11वीं तो सभी पास करके आए होंगे ना, 10वीं से तो डायरेक्ट कोई नहीं आता 12वीं में। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने 11वीं पढ़ ली है, तो 12वीं में क्या पढ़ना है वो समझते हैं। ठीक है, 12वीं में बेसिकली 5 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेता हूं पूरे के पूरे 12वीं के जो सिलेबस है उसे, बेसिक डिवीजन। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तीसरा जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चौथे पार्ट को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स, और पांचवें पार्ट को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 5 चीजें हैं जो आप पूरी फिजिक्स में पढ़ोगे, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज क्या है कि भैया ये 5 चीजें हो गई जिन्हें आप पढ़ने वाले हो, किसमें? पूरी फिजिक्स में। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, पहली चीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, देखो समझाता हूं। इलेक्ट्रो क्या है? इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा आपने 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। भैया एक छोटा सा पार्टिकल होता है, छोटा सा एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रो कहां से लिया गया? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज। तो इलेक्ट्रो से मुझे समझ में आया चार्ज। ठीक है, अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, समझ में आएगा? बहुत ही बेसिक डिवीजन करूंगा हर एक चीज का। पहले ये पता चल जाए कि मुझे पढ़ना क्या है, फिर मैं पढ़ूंगा कि मुझे पढ़ना क्या है। पहले ये भी तो जान ले भाई, बच्चे को पहले ये पता चल जाए ना मेरा मुकाबला किससे है, फिर उसके बारे में जानो कि वो क्या क्या करता है, फिर आप उसे इजीली बीट कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो टारगेट कर रहे हैं कि मेरे बोर्ड में 95 मार्क्स आ जाए, फिजिक्स में 95% मार्क्स आ जाए, उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ में आ गया। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे सीधे मैग्नेटिज्म में। अब मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? देखो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिट आएगी, पढ़ते रहेंगे साथ में तो पता चलता रहेगा आपको। यहां पे चार्ज क्या करेगा? चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। चार्ज जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ चार्ज मूव करने लगेगा। अभी चार्ज रेस्ट पे था, फिर चार्ज मूव करने लगा, लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ। अब भैया 11वीं क्लास में पढ़ा था कि एक तो स्टेट होती है रेस्ट की, एक होती है मोशन की स्टेट, जिसमें चार्ज मूव करता है और एक्सेलरेट भी कर सकता है। अब मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो एक्सेलरेट कहां करेगा? नीचे वाले में। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन या एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक्सेलरेटिंग मोशन ऑफ चार्ज या एक्सेलरेटिंग चार्ज समझ सकते हो आप। ठीक है, तो देखो चार्ज की 3 स्टेट हमने पढ़ी, उसमें बहुत सारे चैप्टर हमारे कवर हो गए। कैसे? पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारी 3 पार्ट में कवर हो गई। मैंने पढ़ा चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर चार्ज चलने लग गया लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो वो पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हमेशा v स्पीड से चलाऊंगा चार्ज को, बहुत प्यार से चलेगा। ठीक, उसके बाद एक्सेलरेट करने लग गया, तो वो कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड ब्रांच है फिजिक्स की या साइंस की बोल सकते हैं। तो ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? 2 पार्ट पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में 2 पार्ट कौन से पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा पढ़ेंगे हम वेव ऑप्टिक्स। अब देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, वही रिफ्लेक्शन, वही रिफ्रैक्शन, पुराने फंडे, पुरानी यादें, वही सब आएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, नई नई चीजें, नए नए नाम, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, लेकिन आसान है, बहुत आसान है, समझ लेंगे, कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा मॉडर्न फिजिक्स। ये पार्ट जो फिजिक्स का है बहुत आसान पार्ट है, या बोलो सबसे आसान पार्ट है। इसमें छोटे छोटे चैप्टर होंगे, या बोल सकते हैं कि माइक्रो लेवल की फिजिक्स इसमें मिलेगी। आप अभी तो क्या करते थे, एक ब्लॉक है वो फिसल रहा है, एक ब्लॉक है वो चल रहा है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, ऐसी चीजें पढ़ते थे जो नजर आती थी आपको। लेकिन 12वीं में
क्या एक भी चीज आपको ऐसी दिखी जो आपको नजर आती है? क्या आपको चार्ज नजर आया रेस्ट पे? क्या मूव करता हुआ चार्ज नजर आया? क्या आपको एक्सेलरेटेड चार्ज नजर आया? अरे भाई जब रुका हुआ नहीं दिख रहा तो चला हुआ क्या दिखेगा? ठीक। उसके अलावा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या आपको लाइट आती हुई नजर आई? फील कर सकते हो, ठीक है, पता चल सकता है, लेकिन दिख थोड़ी ना रही कि ये आ रही लाइट, ये पड़ी लाइट, वो पड़ी लाइट, वो गई लाइट, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक। सिमिलरली वेव ऑप्टिक्स में, लेकिन इन चीजों को हम फिर भी देख पाएंगे और फील कर पाएंगे, क्योंकि हमें लाइट बेंड होती हुई नजर आएगी, क्योंकि लाइट को हम कई जगह से फील कर पाएंगे। हम लाइट को प्रिज्म से 7 रंग में डिवाइड कर देंगे और हमें 7 रंग दिखते भी हैं। रेनबो देखा होगा आपने, ठीक है। तो बहुत सारे फिनोमिना है वो हम देख पाएंगे नेचर में, हमें प्रकृति में नजर आएंगे कि भैया ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, फिजिक्स इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या करेंगे, माइक्रो लेवल पे चले जाएंगे, एटम की स्टडी करेंगे, फिर एटम के भी अंदर घुस जाएंगे, न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे और कुछ पार्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक डिवीजन हो गया क्लास 12 का। अब पहली जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स आप बोलो पहला और दूसरा एनसीईआरटी में जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, चार्ज एट रेस्ट, मतलब रुके हुए चार्ज की स्टडी करनी है। अब स्टडी फिजिक्स में किस चीज की करोगे, ये तो करोगे नहीं कि रुका हुआ चार्ज कितनी रोटियां खा सकता है, रुका हुआ चार्ज कितने रसगुल्ले खा सकता है। भाई फिजिक्स में तो यही पढ़ सकते हो कि रुके हुए चार्ज के कारण आसपास कितना फील्ड है, रुके हुए चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स है, रुके हुए चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, या रुका हुआ चार्ज दूसरे चार्ज को मूव करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। मतलब फोर्सेस और फील्ड्स की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है पहले चैप्टर में, और वो भी किसके कारण, चार्ज के कारण, रेस्ट पे। तो बेसिकली एक ऐसी टर्म है जो मुझे बार बार सुनाई दे रही है, चार्ज चार्ज और चार्ज। मतलब यार ये चार्ज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो चार्ज से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, और अब आपका चैप्टर हो चुका है स्टार्ट। तो अभी तक जो जो लोग सोए हुए थे जाग जाओ, क्योंकि भैया अभी तो 8 ही बजे, आधे घंटे की बात है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। और जो लोग आपके साथ में 12वीं क्लास में, फटाफट फटाफट उन्हें इनवाइट करो, इसी लिंक के थ्रू लिंक सेंड करो उन्हें, ताकि साथ में हम लोग पढ़ सके और साथ में आगे बढ़े। राइट। तो भैया इलेक्ट्रिक चार्ज समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज से आप क्या समझते हो ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है। पार्ट है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही स्टार्ट करूंगा। मतलब कि चार्ज है, रेस्ट पे है, तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक। यार सर्दी के दिनों में आपने कभी स्वेटर उतारी है और चट चट की आवाज आती है ना, कभी कोई आपने अपने हाथ को, अगर पुराने वाले टीवी हो आपके घर में, आजकल तो खैर सबके घर में एलईडी लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन पुराने वाले टीवी जो ऐसे 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 ऐसी वाली कर्व्ड स्क्रीन के होते थे, उनके पास अगर आपने हाथ ले गए हो ना तो हाथों पे भी चट 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 की आवाज आती थी। ऐसा हो क्यों रहा है? ये सब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण। अब होता क्यों है ये समझते हैं। इसका रीजन है चार्ज, स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज थोड़ी देर के लिए वहां पे आता है और फिर निकल लेता है। ठीक है। तो भैया चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली चीज मैं चार्ज के बारे में आपको बस यही बता सकता हूं कि चार्ज जो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है चार्ज? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी बोल सकते हो उसको। चार्ज मैटर नहीं है, चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये याद रखना है। कैसे? जैसे मास होता है, हम सब चार्ज से मिलके बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम भाई, हमारे अंदर एटम्स हैं, हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, ब्लड है, आरएनए है, डीएनए है, ब्लड सेल्स हैं, है ना, हड्डियां हैं, बहुत कैल्शियम है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी ना आपने। तो ये क्या है? ये भैया क्या है? ये प्रकृति के तत्व ही तो हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो हम किससे मिलके बने हुए हैं? चार्ज से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। हर एक चीज जो आपको नजर आ रही है, पेन है, इसमें भी चार्ज होगा ही होगा। ठीक। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज। क्लियर है? चलो यहां तक समझ में आएगा चार्ज क्या है। बेसिक चीज मुझे समझ आई, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है। अब यार चार्ज को समझा कैसे जाए? एक बोल सकते हैं साइंटिस्ट थे, या आप ऐसे याद रखो, एक लड़का था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था उसका? थेल्स। ठीक है। उस लड़के का नाम था थेल्स। थेल्स ने क्या किया, अराउंड 600 बीसी में, कब? 600 बीसी में एक ऑब्जर्वेशन की। क्या ऑब्जर्वेशन की? कि उसने एम्बर को सिल्क के साथ रगड़ा, ठीक है, और दूर करा, और फिर उसने जैसे ही पास लाया तो उसे लगा यार ये तो सिल्क को अट्रैक्ट कर रहा है, एम्बर की रॉड। मतलब उसे फील हुआ कि भैया
ये नॉर्मल चीज तो नहीं है। अभी तो मुझे भी पता है कि मैं छोटे छोटे टुकड़े कागज के करके पेन को ऐसे बालों पे रगड़ के लगाऊंगा ना तो पेन उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन अभी जानने वाली बात ये नहीं है, ये तो 600 BC में हो चुकी थी बात। अभी मैं जान के क्या कर लूंगा, मेरा नाम थोड़ी ना किताब में आ रहा है। सचिन सर ने बताई थी ये बात कि भैया ऐसे ऐसे रगड़ते हो तो पेन उसको कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ऐसा थोड़ी ना, मेरा नाम थोड़ी ना, थेल्स का नाम मिलेगा आपको। क्यों? सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि यार इस रॉड को जो कि एम्बर की बनी हुई है, मैं सिल्क के पास ले जा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसे रगड़ दूं सिल्क पे और फिर मैं लेके आऊं तो इस सिल्क को अट्रैक्ट कर रहा है। सिल्क के छोटे छोटे जो रेशे होते हैं वो इसकी तरफ मुड़ने लग जाते हैं। तो इसे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ी है भैया, कुछ तो काम हो रहा है। फिर आगे आगे ऑब्जर्वेशंस और साइंटिस्ट है उन्होंने बढ़ाई, अपनी डेप्थ में स्टडी करी इस चीज की, और उन्हें पता चला कि भाई बात सुनो मेरी क्या है। बात ऐसी है कि ये सिर्फ एम्बर और सिल्क के साथ नहीं हो रहा। पहले तो उन्हें लगा यार ये तो जादू है, एम्बर की जो रॉड है उसमें तो जादू है, ये तो सिल्क को ऐसे घिसो और फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये सिर्फ एम्बर और सिल्क के साथ नहीं हो रहा है, ये तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रगड़ के कर दो। देखो पेन को रगड़ो ऐसे कागज इससे अपने सर से और कागज के टुकड़ों को पास ले जाओ तो अपने आप खींचने लग जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ा, ठीक है, फिर उनको पास में ले गए, फिर वहां पे भी इंटरेक्शन फील हुआ। तो मतलब उन्हें पता चला कि ये एम्बर की या सिल्क की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एम्बर की या सिल्क की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है कुछ और। ये मटेरियल की जो फ्रिक्शन आई है ना सरफेस पे, इस सरफेस पे जिसमें फ्रिक्शन किया है हमने, उस सरफेस पे कुछ एक्टिविटी हुई है और उसकी प्रॉपर्टी है। क्योंकि बिना फ्रिक्शन के भी अट्रैक्ट करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं किया। तो करता कब है? करता तब है जब हम फ्रिक्शन लगा देते हैं वहां पे, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक मोड होता है जिससे आप क्या करते हो, चार्ज करते हो बॉडीज को, ठीक है। तो चार्जिंग क्या होती है देखो समझते हैं पहले, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। और इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए मैं आपको 3 एक्सपेरिमेंट समझा देता हूं फटाफट से कि चार्ज क्या होता है, इसके लिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, प्लेन प्लास्टिक रॉड्स ली 2, मतलब ये पहली रॉड हो गई और ये दूसरी रॉड हो गई, ठीक है, 2 रॉड हो गई प्लेन प्लास्टिक की। मैं इन दोनों को पास लेके आया, इसने भैया ना अट्रैक्ट किया ना रिपेल किया, मतलब कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सही। अब मैंने क्या किया, 2 रॉड को किस पे रगड़ा, फर पे रगड़ दिया, मतलब इसको लेके गया फर पे रगड़ा, इसको लेके गया फर पे रगड़ा। जैसे ही मैं इनको फर से रगड़ के लेके आया, अब इनको पास ला रहा हूं तो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रही है ना। तो अब ऐसा हुआ क्यों, ये चीज क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब मैंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको कि प्लास्टिक की रॉड ली 2, इनको फर पे रगड़ा तो क्या हुआ, तो कुछ हुआ जिसकी वजह से इन दोनों में रिपल्शन आया, ठीक है। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये समझते हैं। देखो मैं जब इस प्लास्टिक की रॉड को लेके गया फर के पास में, तो जहां पे फ्रिक्शन हुआ वहां पे सरफेस के चार्ज मूव कर गए। मूव कैसे कर गए भाई, फ्रिक्शन हुआ ना, एक्टिविटी हुई तो यहां के जो वीकली सबसे कमजोर बॉन्ड से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफर हो गए, इधर उधर हो गए, ठीक है। अभी ये मैटर नहीं करता कि किसके इलेक्ट्रॉन कहां गए, सिर्फ ये समझो कि मैंने एक रॉड ली प्लास्टिक की, उस रॉड को सिल्क पे रगड़ दिया, फर पे रगड़ दिया, ठीक है। फर पे जैसे ही रगड़ा तो यहां पे सरफेस पे कुछ एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से यहां पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। चार्ज कैसे आ गया कि फर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, और फर ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, इस रॉड पे आ गए, ठीक है। अब जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। क्यों हो जाती है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल, लिख के बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। खैर इलेक्ट्रॉन क्या है अभी के लिए समझो, ऐसा समझो बस एक्सपेरिमेंट है, इसे ध्यान रखो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि जैसे ही मैंने रॉड को फर से रगड़ा तो यहां पे कुछ एक्टिविटी हुई, उस एक्टिविटी के कारण फर से निकल के इलेक्ट्रॉन आ गए प्लास्टिक पे, तो दोनों की दोनों क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पे भी इलेक्ट्रॉन आ गए और इस पे भी इलेक्ट्रॉन आ गए, और इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। तो हमें यह भी पता चल गया कि अगर 2 सेम चार्ज को मैं पास लाऊंगा तो वो रिपेल करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी मुझे चार्ज की पता चल गई, क्या पता चल गई कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये पता चल गई, रिपेल ईच अदर। ये कैसे पता चली भैया, मैंने देखा
इसको रगड़ा मैंने, इसको भी रगड़ा, तो चाहे यहां से जाए इलेक्ट्रॉन चाहे यहां पे आए, होंगी तो दोनों सेम चार्ज, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बच्चे पूछ रहे व्हाट इज एम्बर। बेटा एम्बर है ना एक ये समझो कि ये भी एक तरह का मटेरियल ही है, जैसे कि प्लास्टिक होता है उसी तरह का, ठीक है। और ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, कंडक्टिंग होता तो कभी भी ये चार्ज को अपने ऊपर रखता नहीं। कंडक्टर में चार्ज क्या होता है, फ्लो कर जाता है, ठीक है। अगले लेक्चर में ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर क्या होता है ना, और जो इंसुलेटर है वो क्या होता है, और आगे सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये रखना है कि एम्बर जो था एक प्लास्टिक की रॉड जैसा ही कोई मटेरियल था, ठीक है। जैसे कि आपको कई चीजें नहीं पता होंगी, मैं बोल दूं कि भाई सिल्वर, तो आप बोलोगे हाँ सर सिल्वर मैंने सुना हुआ, मैं बोल दूं गोल्ड, आप बोलोगे सर गोल्ड सुना हुआ, मैं बोल दूं ट्यूलेरियम, तो आप बोलोगे सर ट्यूलेरियम तो पढ़ा तो हुआ है केमिस्ट्री में लेकिन देखा नहीं हुआ ना। तो एम्बर भी वैसा है, अब आपने सुन लिया, देखा नहीं है वो अलग बात है, बट प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। क्लियर है डाउट। चलो आगे चलते हैं भैया, दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। क्या हमने क्या किया, रगड़ा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, दोनों पे सेम चार्ज आया, दोनों ने रिपेल किया, ठीक है। चलो तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ओके। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मैंने ग्लास रॉड ली, ठीक है, वो क्या कर रही है, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल, मतलब दो, अब इस बार मैंने दो ग्लास की रॉड ली, पहले क्या ली थी मैंने प्लास्टिक की रॉड, इस बार मैंने दो ग्लास की रॉड ली, ठीक है, ओके। ग्लास की रॉड लेके मैंने क्या किया, दोनों ग्लास की रॉड को सिल्क पे रगड़ा, सिल्क पे रगड़ा, दोनों को रगड़ा। अब दोनों ग्लास रॉड ने चार्ज छोड़ दिए, मतलब यहां से जैसे मैंने सिल्क पे रगड़ा ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए सिल्क पे, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए सिल्क पे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक नेगेटिव बंदा है भैया। नेगेटिव आदमी जहां जाएगा वो अपनी सराउंडिंग को भी नेगेटिव बना देगा। जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बॉडी हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे और अच्छे से समझेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है घबराने की, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, इसे समझो, ठीक। तो भैया मैंने क्या किया, दो ग्लास रॉड ली, उन दोनों को रगड़ा, ठीक है, दोनों को रगड़ा सिल्क पे, तो दोनों क्या होगी पॉजिटिवली चार्ज, और दोनों ने फिर से रिपेल किया। तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, प्रूव हो गया कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्बिट्ररीली लिया गया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंट में मेरे पास थी प्लास्टिक की रॉड, वो हुई थी नेगेटिव चार्ज, और दूसरे में थी मेरे पास ग्लास की रॉड, वो हुई थी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्लास्टिक की रॉड ने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से ग्रहण किए थे या लिए थे, और जो कांच की रॉड है, ग्लास की रॉड है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये दोनों क्या हो गए अब अपोजिट चार्ज, ये नेगेटिव है लाल वाली और ये वाली पॉजिटिव है, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो मुझे यहां से एक और रिजल्ट पता चला कि भैया ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, पता चल गया, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पता कैसे चल रहा है भाई, यार एक्सपेरिमेंट से पता चल रहा है ये। अगर मैं इसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाता हूं तो कुछ नहीं होता, मैंने इसे घिसा, ठीक है। अब मैं मान रहा हूं कागज के टुकड़े हैं पॉजिटिवली चार्ज, मान लो मैंने आपको बोल दिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज टुकड़े हैं, मैंने इसको घिसा और इसने पॉजिटिवली चार्ज टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया, तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, इसका मतलब इसने मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज हुई है, इस पे इलेक्ट्रॉन आए ना, तो तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज हुई है, समझ में आ गया। तो ऑपोजिट चार्जेस जहां पे भी होंगे प्रकृति में, वो चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस जहां पे भी होंगे प्रकृति में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था, खैर कोई इसमें रटने वाली बात नहीं है, और ये कहीं पे पूछा भी नहीं जाता, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था लेक्चर का कि हम चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज जो आ रहा है ना, यहाँ पे बार बार रगड़ रहे हैं चीजों को, तो क्या हो रहा है, यहां से सबसे कमजोरी से बंधे हुए जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो एक सरफेस से निकल के बस दूसरे सरफेस पे चले जाते हैं, और इसी को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। अब या तो पेन से निकल के सिल्क पे जा रहे हैं या सिल्क से निकल के पेन पे आ रहे हैं, बस जिससे निकल के जा रहे हैं वो हो गया पॉजिटिव, क्योंकि भैया नेगेटिव आदमी चला गया, नेगेटिव चला गया तो अपन क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, और नेगेटिव जहां आके घुस गया वो अपने आप बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया हमने क्या सीखा, हमने सीखा बेसिक चीजें कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, टू टाइप ऑफ चार्जेस, ठीक है। कौन कौन से, दो ही चार्जेस होते हैं प्रकृति में, कौन कौन से,
एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यार, अब मतलब ऐसा समझो, आप कोई बीमारी का चेकअप करवाने जाते हो तो दो ही रिजल्ट आते हैं। जैसे कोई अभी जो बीमारी चल रही है जैसे कोरोना वायरस, इसके अगर किसी ने चेकअप करवाया तो दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रकृति में दो ही एंड होते हैं, या तो वो सही है या वो गलत है, या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चार्ज कितने टाइप के हुए? दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है भैया, अब बेसिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। टू बेसिक चार्ज, सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज जो कि आप जानते भी होंगे वो कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है, सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज जिसके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, और सबसे बेसिक नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे बेसिक नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब सबसे पहले तो ये बता देता हूं कूलम क्या है। कूलम जो है COLOUMB, या फिर स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने इसकी, COU आएगा, COULOMB। कूलम जो है ये है यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन तो पढ़ के आए हो ना 11वीं क्लास में, पता होगा यार ये तो। ठीक है, तो कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है। ओके ठीक है, अब यार मैंने यहां पे दो चीजें लिखी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सर इतना ही है। ठीक है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो प्रोटॉन है वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसके साइन के आगे लगा, इसके चार्ज के आगे लगा देते हैं पॉजिटिव साइन, और इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल, तो इसके चार्ज के आगे लगा देते हैं माइनस। ठीक है, समझ में आ गया भैया? पॉजिटिव क्यों लगाया साइन? क्योंकि प्रोटॉन जो है P4 प्रोटॉन, P4 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा नेगेटिव चार्ज, उसका चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक चीज सोचो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि दोनों में से कौन सा चार्ज बड़ा है, ठीक है, विच इज लार्जर, कौन सा चार्ज बड़ा है? बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो चैट पे फटाफट। कौन सा चार्ज बड़ा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से? कौन सा चार्ज बड़ा है? मैं देखता हूं क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे। कौन सा चार्ज बड़ा है बताओ बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से? फटाफट फटाफट लिखो अपने चैट में कौन सा चार्ज बड़ा है। ठीक है, तो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं कि प्रोटॉन बड़ा है वो बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं? ना तो प्रोटॉन का चार्ज बड़ा है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है। भैया ये गणित नहीं है कि प्लस वाली नंबर बड़ी हो गई माइनस वाली नंबर से, ये फिजिक्स है। ये प्लस और माइनस जो लगे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनके नेचर को दिखा रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नहीं दिखा रहे। मैग्नीट्यूड तो मैंने ये लिखा हुआ है यार, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है प्रोटॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब मैंने प्लस और माइनस लगाया है तो मैंने ये बोल के लगाया है कि भैया प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन नेचर में पाया जाएगा एज अ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ नेचर को बताता है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास ले जाओगे ना तो दोनों दूर भागेंगे एक दूसरे से, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास ले जाओगे ना तो दोनों दूर भागेंगे। इससे क्या मतलब निकलता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा और दोनों रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे। समझ में आ गया? तो प्लस और माइनस लिखने का मतलब सिर्फ मेरा इतना है कि भैया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको पता चल गई। अब एक और स्मॉल और बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहा हूं, फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है चार्ज की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है भैया? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यूनिट होती है सबसे छोटी चार्ज की। हमें चार्ज नहीं पता इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी, ये समझ लेना। हालांकि होता है, बताऊंगा, लेकिन स्टाइल मारने के लिए याद रखना, सिलेबस में नहीं है। समझना नहीं है कि भैया इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता भी है। याद रखना है सबसे छोटा चार्ज जो है वो होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास पता है कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये क्या है? ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 9.1
इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सोचो माइनस में 31 पावर, कितना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो हमें सबसे छोटी यूनिट अगर 12वीं क्लास के लेवल पे पूछी जाएगी या पेपर में पूछी जाएगी कि बताओ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, तो आंख बंद करके बोल देंगे कि सर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल क्लियर है? चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया। ओके, तो ये बेसिक चीजें थी। क्या पढ़ी हमने बेसिक चीजें? कि सेम चार्ज है, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को पास लाना चाहते हैं। ठीक है, कई लोग रिलेट भी कर रहे होंगे। ठीक है, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। अब चार्ज प्रकृति में दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, सबसे बेसिक पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और सबसे बेसिक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम होता है, बस प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में पाया जाता है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को पास लेके आऊंगा तो दोनों ऐसे पास आ जाएंगे, चिपकने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से, समझ रहे हो? तो इससे यही पता चलता है कि जब दो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मुझे पता है नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्रोटॉन तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा ना यार, तभी तो दोनों भिड़ेंगे। ठीक है, कहानी क्लियर यहां तक? और सबसे छोटा जो चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहां तक बेसिक चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब चलते हैं यार आगे। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये चैप्टर ये जो अभी बात बताने जा रहा हूं, ये आता है आपका क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन आता है कितने नंबर का? 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों? क्वेश्चन बनेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस बताओ क्या होती हैं। तो आपको पता है क्या क्या होती हैं? अरे आप अभी तो बताया यार, जो चीज बताइए वही लिख दो कि जो चार्ज है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लिख दोगे देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्जेस। अगर मैं प्रॉपर्टी ना भी बताऊं ना तो भी चलेगा, आप बोलोगे सर आपने बता तो दिया, समझा तो दिया, कहानी सुना दी अच्छे से कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस समझ में आ गया। ठीक है, तो 2 टाइप के चार्ज होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बताओ, खुद से लिखो, खुद से सब कुछ। आप बोलोगे 2 टाइप के चार्ज होते हैं, कौन कौन से? ये भी ब्रैकेट में लिख देना कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, एंड नेगेटिव, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आप बोलोगे कि सर दूसरी प्रॉपर्टी बताऊं, मैं बोलूंगा बता भाई, तो आप बोलोगे कि सेम चार्जेस क्या करते हैं? रेपेल करते हैं एक दूसरे को, रेपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करते हैं भैया? रेपेल करते हैं। सेम चार्ज, लड़का लड़के से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, बस ये चीज याद रख लेना, आगे एग्जांपल देने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, ऑपोजिट चार्ज क्या करेंगे? अगर सेम दूर भाग रहे हैं तो ऑपोजिट क्या करेंगे? पास आएंगे। तो लिखो तीसरी प्रॉपर्टी कि भैया ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। ठीक है, अब मैं बोलूंगा भाई चल ये 3 प्रॉपर्टी तूने बता दी, और बता कोई, अगर तुझे लगता है कि तुझे आती है तो आप बोलोगे सर प्रॉपर्टी तो मुझे याद आ गई। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोलोगे सर मैंने 11वीं क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था वेक्टर। मैं बोलूंगा भाई दिमाग तो पूरा लगा रही है, तो बता फिर चार्ज वेक्टर है कि स्केलर? तो भैया चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी। और कैसे है अभी बताता हूं, पहले लिख लेता हूं। ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्यों है? ठीक है भैया, स्केलर इसलिए है क्योंकि मैंने जब चार्ज लिखा तो मैंने ये तो नहीं बोला कि 2 माइक्रोकूलम नॉर्थ में, या 3 माइक्रोकूलम साउथ में, या 5 माइक्रोकूलम लाल किले की डायरेक्शन में, या 10 माइक्रोकूलम ताजमहल की डायरेक्शन में। ऐसा तो नहीं बोला मैंने। जब डायरेक्शन का मेंशन नहीं हो तो समझ लो वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकती। वेक्टर में 2 चीजें होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तभी कोई क्वांटिटी वेक्टर बनती है। अब चार्ज में तो हम सिर्फ माइक्रोकूलम कूलम में बात कर रहे हैं यार, मैंने डायरेक्शन थोड़ी ना बोली। तो चार्ज तो अपने आप में स्केलर हो गया। अगर चार्ज स्केलर है तो चार्ज तो नंबर की तरह जुड़ जाएगा। स्केलर को कैसे जोड़ते हैं? स्केलर को तो नंबर की तरह जोड़ते हैं ना। जैसे मैं पूछूं 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम कितने हो गए? आप बोल दोगे सर 5 माइक्रोकूलम। मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर स्केलर है, जैसे नंबर जुड़ते हैं ऐसे जुड़ जाएंगे। वेक्टर होता तो मैं पूछता सर दोनों के बीच का एंगल बताओ, फिर मैं फोर्स लॉ लगाता, या फिर जो भी रिजल्टेंट लॉ है कि p² + q² + 2pq cos थीटा, अगर थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है तो रिजल्टेंट निकालता मैं उनका कि भाई ये आएगा रिजल्टेंट।
लेकिन क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो ये तो ऐसे ही जुड़ जाएगी, मतलब नंबर जैसे जुड़ते हैं। एग्जांपल ले लो, 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम कितने हो गए? 15 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम कितने हो गए? 30 माइक्रोकूलम। ठीक, कहानी खत्म। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी आपको यहां तक पता चल गया। अब थोड़ी सी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यार प्रकृति में दो चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन हो सकता है कि मेरी बॉडी पे अभी चार्ज ना हो, मेरी बॉडी न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल आपने टर्म सुनी होगी। जो बॉडी न्यूट्रल होती है, ये नोट डाल के लिखना है, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, अगर कोई बॉडी, इस बॉडी को अगर मैं बोल रहा हूं कि ये बॉडी भैया न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। समझे? न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसमें चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल का मतलब भैया ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है। बस ये याद रख लेना है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? जितना पॉजिटिव चार्ज है बॉडी के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक चीजें ही तो चल रही हैं यार, इसमें क्या है। ठीक है, चलो अब आ जाती हैं थोड़ी सी चीजें जो चेंज होने वाली हैं, जिनका मोमेंटम थोड़ा चेंज होने वाला है। तो भैया चार चीजें हमने पढ़ ली। कौन कौन सी? दो चार्ज होते हैं, सेम रिपेल करेंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज है स्केलर क्वांटिटी, यूनिट भी लिख देना कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चाहे तो ये भी लिख के बता देना कि न्यूट्रल बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव बेसिक यूनिट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बेसिक यूनिट है। दोनों का चार्ज बता देना, बोल देना कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब समान होते हैं, बस एक पॉजिटिव नेचर का होता है, एक नेगेटिव नेचर का होता है। ठीक है, अब आती है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे हम बोलते हैं भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या चीज है? तो ये आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, इसे समझते हैं भैया ये क्वांटाइजेशन क्या चीज बोल दी सर ने। ये शायद पहली चीज है नई जो आप सुनोगे, नहीं तो बाकी सारी चीज तो आप 9वीं 10वीं में आराम से पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? मान लो ये एक बॉडी है, न्यूट्रल है मान लो, और ये दूसरी बॉडी है। ठीक है, ये भी न्यूट्रल है। ये बॉडी क्या है? ये बॉडी न्यूट्रल है और ये बॉडी भी न्यूट्रल है। अब अगर ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया जितना चार्ज इस पे पॉजिटिव है उतना ही चार्ज इस पे नेगेटिव भी है। सेम कहानी बी के साथ में, ये ए है और ये बी है। ठीक है, बी के साथ क्या है? ये भी न्यूट्रल है, मतलब जितना चार्ज पॉजिटिव इस पे है उतना ही चार्ज नेगेटिव भी है इस पे। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हम सिल्क पे प्लास्टिक को रगड़ रहे थे या फर पे ग्लास को रगड़ रहे थे तो क्या हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भाग रहे थे यार, मतलब चार्ज तो ट्रांसफरेबल है। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई कि चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे भेजा जा सकता है, मतलब चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, चलो जी, ये बात भी समझ में आती है। अब ये भी मैंने बोला, पहली चीज तो यहां पे लिख के बताता हूं कि चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल है। अब इसी से सम निकालेंगे हम, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। पहली चीज तो ये याद रखनी है, ट्रांसफरेबल। ठीक है, अब अगर चार्ज ट्रांसफर हो सकता है तो मैंने बोला कि सबसे छोटी यूनिट चार्ज की क्या है? आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटी यूनिट चार्ज की इलेक्ट्रॉन बताइए ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज तो पॉसिबल नहीं है ट्रांसफर होना। मतलब मिनिमम चार्ज अगर मैं बोलूं ट्रांसफर करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के पटक दो, यही है मिनिमम चार्ज। क्यों? मैं बोलूंगा क्यों? आप बोलोगे सर इससे छोटा चार्ज ही नहीं होता, तो आप कैसे ट्रांसफर करोगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे? सबसे छोटा चार्ज आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे ट्रांसफर करोगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है? तो इलेक्ट्रॉन से छोटी चार्ज तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो, इसका मतलब अगर मैं चार्ज ट्रांसफर करना चाहूं तो वो ऐसे होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया यहां से, या फिर अगला चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है कितना हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे। 1.5 थोड़ी ना जाएंगे, एक तो चला जाएगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधा कहां से लाऊंगा भाई? सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, आधा इलेक्ट्रॉन लाऊंगा कहां से? सबसे छोटी यूनिट ही चार्ज की इलेक्ट्रॉन है। या फिर अगली जो यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन की कितनी जा सकती है? वो 3 इलेक्ट्रॉन जा सकती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी कि चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे,
अगर उसकी वैल्यू Q है तो Q बराबर होगा NE के। क्यों बराबर होगा NE के? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटी यूनिट है और N जो है वो एक इंटीजर है। ठीक है, ये समझ में आया? समझ में आना चाहिए भी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। मैं बोलता हूं मुझे यहां से और यहां पे सबसे छोटा चार्ज ट्रांसफर करना है, तो आप बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहां पे पटक दो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा तो चार्ज ही नहीं होता। अब मैं बोलूंगा अगला चार्ज क्या ट्रांसफर होगा, आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन पटक दो। मैं बोलूंगा अगला, तो आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन पटक दो। मैं बोलूंगा अगला, तो बोलोगे 4 इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूंगा अगर मुझे बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर करना है, तो आप बोलोगे सर n इलेक्ट्रॉन पटक दो। मतलब चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो वो किसकी फॉर्म में होगा? इंटीजर की फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर की फॉर्म में। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, तो वो हमेशा किसकी फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल या मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो सकता है वो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा 2.5 इलेक्ट्रॉन तो मैं कर नहीं सकता, 2 तो कर दूंगा, लेकिन आधा कहां से लाऊंगा भाई? सबसे छोटा चार्ज ही इलेक्ट्रॉन है। आ गया समझ में? क्लियर है यहां तक? तो इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे अगर चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल इंटीजर की फॉर्म में होगा। क्या भैया? n बराबर इंटीजर के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और चीज समझ लेते हैं। वापस से आते हैं अपनी बात पे कि ये बॉडी है A, ये बॉडी है B। मान लो कि मैंने यहां से निकाल के 100 इलेक्ट्रॉन और यहां भेज दिए। ठीक है, मैंने क्या किया? यहां से निकाल के और 100 इलेक्ट्रॉन यहां भेज दिए। तो भैया 100 इलेक्ट्रॉन यहां आए हैं। इलेक्ट्रॉन क्या एक नेगेटिव बंदा है, इलेक्ट्रॉन बहुत नेगेटिव आदमी है। जिस बॉडी पे जाएगा उसे क्या कर देगा? नेगेटिव। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 100 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस पे चार्ज कितना हो गया? पहले तो 0 था, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव भी था इस पे। ठीक है, तो 0 चार्ज था। लेकिन जैसे ही 100 इलेक्ट्रॉन आए तो इसका चार्ज हो गया 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 100 इलेक्ट्रॉन और वो भी माइनस। तो इस पे चार्ज कितना हो गया? -100 इलेक्ट्रॉन। क्यों हो गया -100 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन आए हैं इस पे, नेगेटिव बंदा आया है घर में तो नेगेटिव हो जाएगा माहौल। और ए से छोड़ के गए हैं तो ए क्या हो जाएगा? +100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ए पे चार्ज कितना हो जाएगा? +100 इलेक्ट्रॉन। तो जिस बॉडी से चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और जिस बॉडी पे चार्ज जाएंगे वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाता है चार्ज। ठीक है, समझ में आ गया? तो जल्दी जल्दी से लास्ट प्रॉपर्टी है उसे पढ़ लेते हैं और फिर इसे खत्म करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी काफी रिलेटेबल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सुन लो पहले कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो यार। कंजर्व्ड आपने टर्म पहले भी सुनी होगी कि भैया एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, कंजर्व जहां पे आ जाता है ना कि जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल भी होगा। ये तो आपको समझ में आती है। कंजर्व का मतलब यह है कि अगर इनिशियल चार्ज मैंने रख दिया कहीं पे 100 इलेक्ट्रॉन, तो मैं कल देखने आऊं, चाहे परसों देखने आऊं और चाहे ना आऊं, मुझे 100 इलेक्ट्रॉन वहां पे मिलेंगे हमेशा। उन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब ये बोलोगे यार ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसी बाउंड्री बना दो जिसके अंदर अगर मैंने चार्ज रख दिया तो वो चार्ज बाहर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। बस वो सिस्टम के अंदर इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन बाहर कभी भी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। यानी कि मान लो मैं यहां पे 200 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाऊं ना कहीं पे इस बाउंड्री के अंदर, तो मैं इसे बोल रहा हूं आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके अंदर हमेशा 200 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 200 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्लियर ये बात? चलो, तो भैया ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, तो इसके ऊपर अब जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, मान लेता हूं ये 3 बॉडी हैं, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, इस पे चार्ज है 2 कूलम, इस पे चार्ज है 6 कूलम और इस पे चार्ज है -1 कूलम।
ठीक है, 3 बॉडी पे चार्ज है। अब थोड़ी देर बाद इस पे चार्ज हो गया, मान लेता हूं 5 कूलम, इस पे चार्ज हो गया 8 कूलम, तो तीसरी बॉडी पे कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मैंने डब्बा बना के पैक कर दिया ना, कि इसके अंदर जितना चार्ज है इनिशियली उतना ही रहेगा फाइनली। तो इसके अंदर 3 बॉडी, तीनों पे इनिशियल चार्ज कितना है? 2 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस 1 कूलम, तो ये कितना होगा? 6 और 2 8 माइनस 1, यानी कि 7 कूलम चार्ज था इनिशियली इस तीनों बॉडी पे। अब आपको एक बॉडी पे कंसीडर नहीं करना है, इस बाउंड्री के अंदर अगर 3 बॉडी हैं तो तीनों ही बॉडी पे चार्ज कंसीडर करना है, ठीक है। तो तीनों बॉडीज पे चार्ज कितना हो गया? 7 कूलम। ओके, तो ये तो था इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना हो गया? फाइनल चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये इनिशियल चार्ज है, फाइनल चार्ज कितना हो गया? फाइनल चार्ज हो जाएगा, देखो इस पे हो गया 5 तो लिखा मैंने 5 कूलम, इस पे हो गया 8 तो लिखा प्लस 8 कूलम, इस पे कितना हो जाएगा? इस पे देखो पहले था 7, ठीक है, तो इस पे 8 और 5 13 तो हो चुका है। इसका मतलब मुझे इसमें से 6 घटाना पड़ेगा, 6 कूलम यहां पे लाना पड़ेगा, तभी तीनों का चार्ज मिलके 7 होगा, ठीक है। तो तीसरी बॉडी का कितना हो जाएगा? माइनस 6 कूलम, तभी तो 7 कूलम आएगा। तो इनिशियली चार्ज जो था 2 कूलम, 6 कूलम और माइनस 1 कूलम मिलके बना 7 कूलम। कितनी भी बॉडी पड़ी हो सबका चार्ज कैलकुलेट कर लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी चार्ज दिया हुआ सबको कैलकुलेट कर लो। इनिशियली जितना चार्ज है फाइनली भी सारी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, लेकिन रहेगा उतना ही। जैसे इस पे 5 कूलम आ गया, इस पे 8 कूलम आ गया, तो इस पे मैंने कितना लिख दिया? -6, क्योंकि टोटल तो 7 ही रहना है ना भैया, ना तो बाहर से आ सकता है चार्ज ना अंदर से जा सकता है, तो चार्ज चेंज थोड़ी ना होगा, जितना रखा हुआ है उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ आप लोगों के लिए, उसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कंडक्टर so that it acquires a positive charge of 3.5 नैनो कूलम। इसका मतलब क्या है ये समझ लो। क्या आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है, मतलब एक बॉडी दी हुई है, मान लो यहां से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, टोटल कितने निकाल सकते हो? n। तो मैंने मान लिया कि यहां से मैंने n इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो मैंने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी बॉडी, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। और इस पे चार्ज कितना आ गया? 3.5 नैनो कूलम। तो इस पे चार्ज आ गया, n इलेक्ट्रॉन निकल के गए, तो इस पे चार्ज आ गया 3.5 नैनो कूलम, ठीक है। यानी कि इन n इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होगा 3.5 नैनो कूलम के। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं भैया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज ले गया, 2 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज ले गए, 3 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज ले गए, 4 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज ले गए, और n इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज ले गए। कितना लेके गए? 3.5 नैनो कूलम। तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो ये n ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 3.5 इंटू n की वैल्यू क्या है? 10 टू पावर, नैनो कूलम है ना, तो 10 टू पावर -9 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ कितना होता है, खुद से लिखो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इसे सॉल्व करो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोगों को पता चल गया कैसे बनते हैं, समझ में भी आ गया कि भाई इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट आप लोगों के मैं रीड करूंगा डेफिनेटली, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी इतने अमेजिंग लेक्चर्स पढ़ने का मौका मिले। भैया सबको पढ़ना है ना, सबके अच्छे मार्क्स आने, हमारा तो मोटिव यही है ना कि सब सीखें और सबके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो सफर अपना शुरू हो चुका है, जर्नी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, ये तो जस्ट पहला लेक्चर था। आगे और भी बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, इसी तरह से मजे से पढ़ते रहेंगे। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कंडक्टर्स इसी टाइम पे,